फ्रेंड्स, आज हम इंडो गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वेस्टर्न घाट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे है, और डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में इसमें आपसे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रीजन्स में कहाँ कहाँ पे है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, जैसा भी उल्टा सीधा बना पाया तो कोशिश की, लेकिन तो ये आप मैप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये आपको जो डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये आपका इंडो गैंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। ये केवल आपको इंडिया का हिस्सा दिख रहा है, ये इंडिया का हिस्सा है। और यदि आप पूरा इसको देखें तो ये आपका बांग्लादेश में भी फैला हुआ है और यहाँ पर ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो केवल इंडिया में ही नहीं हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ पर जाके वो अरेबियन सी में गिर जाती हैं, मिल जाती हैं। और इसी प्रकार से जो हमारी गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वो भी बांग्लादेश से होते हुए जाती हैं। तो ये टोटल अगर बात की जाए सभी को मिलाते हुए इंडो गैंजेटिक प्लेन की, तो उसकी जो लेंथ है वो 30 to 100 किलोमीटर है। बट यहाँ पर हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। ये केवल और केवल इंडिया में है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन है और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। और ये दोनों यहाँ पर एक नैरो स्ट्रिप के द्वारा मीट कर जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत से निकलती है और इस तरीके से बहती हुई यहाँ पर एंटर करके, और ये इस तरीके से गंगा में मिलती हुई आगे चली जाती है, डेल्टा बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, आपको मालूम होगा। ब्रह्मपुत्र नदी और ये गंगा दोनों मिलके बनाते हैं। तो ये सुंदरबन डेल्टा काफ़ी फेमस है। और ये जो डेल्टा है, यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा आपको ये प्लेन दिख रहा होगा। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है, यानी कि ये जो प्लेन बना है ये एक जियोसिंक्लाइन में बना है, यानी कि एक गड्ढे में बना है। तो डिफरेंट जगह पर उसकी गहराई अलग अलग है। तो इसकी जो सर्वाधिक गहराई यानी कि मैक्सिमम डेप्थ है वो 6100 मीटर है। दिस इज 6100 मीटर। इसी प्रकार एवरेज एलिवेशन जो इसका है, यानी कि हाइट, तो आपको मालूम होगा कि जो प्लेन एरिया होता है उसकी हाइट कम ही होती है, तो इसकी भी कम ही है सी लेवल से। दिस इज 200 मीटर। तो एवरेज एलिवेशन कितना है, 200 मीटर। आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा 200 की जगह पर, वहाँ पर आपको वो 800 900 दे देंगे। यदि आपको पता नहीं है तो ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एवरेज एलिवेशन कितना है, 200 मीटर। ये एवरेज है, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पर कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये इसका एवरेज है। और रही बात ग्रेडियंट की, तो ये प्लेन है, तो प्लेन एरिया में स्लोप बहुत कम होते हैं, तो ग्रेडियंट नहीं है। ये वो काफ़ी मोनोटोनस होते हैं। मोनोटोनस का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जस्ट एक प्लेन होता है, इस पेपर की तरह, सादे पेपर की तरह प्लेन होता है। तो इसका एवरेज एलिवेशन 200 मीटर है। ग्रेडियंट इसका बहुत कम है, 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में ही रहता है। आगे देखते हैं इसका फॉर्म। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात समझने वाली है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और इसको आप डीप में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट होती है
और बीच में टिथिस सी होता है, डिफरेंट रिवर्स बह के आती हैं और टिथिस सी में गिरती हैं और डिपोजिशन वहाँ पर होता रहता है। इस तरीके से जब दोनों टकराए, यानी कि दोनों के बीच जब दोनों टकराए तो उनके बीच में क्या है, डिपोजिशन है। तो वो जो सेडिमेंट्स हैं वो सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हुए, तो इस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक यहाँ पर सिंक्लाइन बन जाती है, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, अ ह्यूज डिप्रेशन, यानी कि एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो तो सिंपल सी बात है, आप एक पेपर लीजिएगा, उसको मोड़ें, पेपर को जब आप मोड़ेंगे तो उसका एक पार्ट अगर ऊपर उठेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर दूसरी जगह पर आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जियोसिंक्लाइन है, ये काफ़ी गहरा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसमें जो रिवर्स थी वो अपना डिपोजिशन स्टार्ट कर देती हैं, दोनों तरफ से जो भी रिवर्स थी वो अपना डिपोजिशन स्टार्ट कर देती हैं। और आपको मालूम है कि हिमालय की हाइट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो एक तो हिमालय की हाइट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज कॉन्टिन्यूसली होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि क्षोभ मंडल में यानी कि लोअर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने के साथ साथ कम होता जाता है। तो वहाँ पर ग्लेशियर्स, नए नए ग्लेशियर्स फॉर्म होने लगे, और नए नए ग्लेशियर्स फॉर्म हुए तो जिससे न्यू स्ट्रीम्स फॉर्म हुई, और नई स्ट्रीम्स फॉर्म होने से नई नदियाँ फॉर्म हुई, और इस तरीके से डिपोजिशन बढ़ता गया। और आज आपके सामने एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है, समृद्ध भाग है, जो जिसे हम इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये आपको सेडिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इन सेडिमेंट्स के नीचे काफ़ी हार्ड रॉक्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपका तिब्बत का पठार है, आपको बताया था कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। एक बार आप रिकॉल करने की कोशिश करो कैसे मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर आपका प्लेट्यू आ जाता है, प्लेट्यू रीजन आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार इत्यादि यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है, और ये आपका जियोसिंक्लाइन में प्लेन है। तो हम आगे देखते हैं, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल्स में दे रखा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हिमालय है। हिमालय के बाद यहाँ पर भाबर है, उसके बाद तराई है, उसके बाद खादर है, और उसके बाद बांगर है। बांगर आपके तराई और खादर के बीच में भी पाया जाता है, और खादर के बाद भी पाया जाता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा हम डीप एनालिसिस कर लेते हैं। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, यानी कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये यहीं पर क्यों होते हैं, यहाँ और कहीं क्यों नहीं होते, इनका सीक्वेंस यही क्यों है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाबर की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हिमालय है और डिफरेंट स्ट्रीम्स यहाँ से आती हैं। तो यहाँ पर शिवालिक के नीचे, शिवालिक रेंज हमारी जो सबसे नीचे रेंज है, तो उस रेंज से जब स्ट्रीम्स आती हैं तो अपने साथ में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर भी लेके आती हैं, और जिससे यहाँ पर एलुवियल फैंस बन जाते हैं। एलुवियल फैंस, जलोढ़ पंख हिंदी में बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर एलुवियल फैंस का निर्माण हो जाता है, और बहुत सारे नंबर में एलुवियल फैंस बन जाते हैं, और बाद में ये एलुवियल फैंस एक साथ सभी मिल जाते हैं। और जब ये एलुवियल फैंस मिल जाते हैं तब भाबर का निर्माण होता है। और ये भाबर काफ़ी नैरो है, काफ़ी नैरो है, और नैरो के साथ साथ ये काफ़ी पोरस होता है। सिंपल सी बात है, अगर बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उनमें इरेगुलरिटीज़ भी होंगी, तो इरेगुलरिटीज़ होंगी तो उनके बीच में स्पेस होगा, और जब स्पेस होगा तो वो पोरस होंगे, तो इसलिए काफ़ी पोरस होते हैं। और ये इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है उसका नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच है, ये नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच है। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, जो भी स्ट्रीम्स यहाँ पर आ रही हैं उन स्ट्रीम्स की वजह से यहाँ पर ये भाबर का निर्माण हुआ है। तो ये स्ट्रीम जैसे ही यहाँ पर एंटर करती हैं, जैसे ही, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के बीच में अंदर की तरफ चली जाती हैं।
यानी कि यहाँ पर नदियाँ अंदर चली जाती हैं और ऊपर नदियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती हैं और वो आगे जाके तराई में निकलती हैं। इसको तराई इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मार्सी लैंड होता है। तो पहले हम भाबर के बारे में और भी देख लेते हैं क्या। तो ये भाबर जो है ये ईस्टर्न साइड में नैरो है, काफ़ी ईस्टर्न साइड में ये नैरो है। और जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे हिमालय में, तो वहाँ पर ये इसकी विड्थ बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। अच्छा, अब एक बात आप दिमाग खुद लगा के देखो कि इसमें एग्रीकल्चर हो पाएगी कि नहीं। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, आंसर है ये एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं बट क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे तराई के बारे में। तो तराई जो है ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लगभग 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है होती है। और भाबर के बारे में आपने देखा था 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है ये। और इंडस से तीस्ता तक भाबर आपको मिलेगा, इसकी चौड़ाई कितनी थी मैं बताना भूल गया था, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो तराई है ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि भाबर की अपेक्षा तराई ज़्यादा चौड़ा है। ये काफ़ी मार्सी लैंड होता है। ये मार्सी अब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ निकलेंगी तो यहाँ पर दलदल टाइप में बन जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो ये मार्सी यानी कि गीला रहता है यहाँ पर एरिया, तो मार्सी लैंड होता है। और थिकली फॉरेस्टेड होता है क्योंकि ये मार्सी लैंड है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है और सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल यहाँ पर मिल जाती है, तो इसलिए ये काफ़ी थिकली फॉरेस्टेड होता है। और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, तो वो भी यहीं पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि आसाम में है, वो भी आपका तराई रीजन में ही आता है। और जैसे कि आपको बताया था, आप ये इसके बारे में आप सोचिए एग्रीकल्चर यहाँ पर हो पाएगी कि नहीं। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती थी, बट धीरे धीरे अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने मेहनत की और यहाँ पर अब एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। यहाँ पर शुगर केन है, राइस है, वीट है, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर। तो ये आपको मैंने तराई के बारे में बताया और आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, भाबर में जो भी स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, बट तराई में आने के बाद ये री इमर्ज हो जाती हैं। अब उसके बाद ये आपको मिलेगा खादर। तो खादर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये रिवर वैली के बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको रिवर वैली दिख रही है, वैली मतलब वी शेप की होती है, ये आपको यहाँ पर क्लियरली दिख भी रही होगी। तो अब रिवर यहाँ से बह रही है कहीं से भी, तो उसके आसपास क्या होता है कि जो नई फर्टाइल सॉइल है वो टाइम टू टाइम हर साल आती रहती है। तो इसलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, खादर रीजन कहते हैं। तो खादर जो है वो काफ़ी न्यूअर, एक तो आपको ये पता है कि न्यू होती है, काफ़ी एलुवियम सॉइल होती है और मोस्ट फर्टाइल होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और यहाँ पर क्रॉप्स इंटेंसली की जाती हैं, काफ़ी डेंसिटी के साथ की जाती है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपका बांगर वाला एरिया है, ये बांगर है, बांगर यहाँ पर भी है और बांगर आपका तराई और खादर के बीच में भी है। अब ये बांगर क्या है, ये बांगर खादर में जैसा कि आपने अभी सुना था कि खादर वो एरिया है जहाँ पर नई मिट्टी आती रहती है, न्यू एल्यूवियम सॉइल आती रहती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड काफ़ी पहले बाढ़ आई होगी तो यहाँ पर आपकी मिट्टी पहुँच गई, बट अब टाइम टू टाइम रिवर जब फ्लड आता है या कुछ भी होता है तो यहाँ तक मिट्टी नहीं पहुँच पाती है। तो ये पुरानी ही मिट्टी है जो कि खादर की कंपैरिजन में काफ़ी कम फर्टाइल होती है। ये एक तरीके से आप इसको इनफर्टाइल कह सकते हैं। इनफर्टाइल तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम फर्टिलिटी होती है इसकी, सॉरी।
तो इसके बारे में आपने बांगर के बारे में जाना, तो बांगर यहाँ पर भी पाई जाती है और बांगर यहाँ पर भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसके बारे में आप सीक्वेंस में आपको लगाना होगा। भाबर दे दिया, तराई दे दिया, खादर दे दिया और बांगर दे दिया। तो सीक्वेंस में आपको अगर 3 पता है तो आप आराम से लगा सकते हो। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। दूसरा, इनके फीचर्स पता होनी चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है कि ये जो कंकड़ किस में पाए जाते हैं, जो कैल्शियम के कंकड़ होते हैं, कैल्शियम के जो कंकड़ होते हैं, तो वो आपके बांगर सॉइल में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? बांगर सॉइल में मिलते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने हिमालय के बाद भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद खादर और खादर के बाद बांगर के बारे में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देख लेते हैं कि ये जो फ्लड प्लेन है ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हो, ये खाद्यान्न का भंडार कहा जाता है, ग्रेनरी कहा जाता है इसको इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेशन होता है। और हमारी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर आज भी डिपेंडेंट है। तो ये किसानों के लिए एक वरदान की तरह कार्य करता है और हमारे देश का पेट भरता है। और यहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कॉटन है, वीट है, राइस है, और आपको मालूम होगा कि राइस के एक्सपोर्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन पाई है 2019 में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और वीट है, राइस है, कॉटन है, जूट है, इस तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर हो पाती हैं और हम इनका एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिससे हमारा फॉरेक्स मजबूत होता है और हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लेन्स के बारे में इतना ही है आज। और हाँ, ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में आपको बताना, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।